गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है वसीयत रद्द करने का दावा किस प्रकार से तैयार होगा। इसमें एक व्यूअर्स के द्वारा भी ये सवाल किया गया था कि क्या सर मुस्लिम विधि के तहत वसीयत को रद्द करने के लिए अलग से दीवानी दावा लगाना होगा या नहीं लगाना होगा। उस व्यूअर्स के सवाल पर भी हम आज चर्चा करेंगे और इस वसीयत को निरस्त करने का जो दावा है उसकी ड्राफ्टिंग किस प्रकार से तैयार की जाएगी, उसकी पूरी ड्राफ्टिंग मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है। वाद पत्र की ड्राफ्टिंग, वाद पत्र के साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग, दस्तावेज सूची जो आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वाद पत्र के साथ लगाई जाती है, आदेश 39 नियम 1-2 सीपीसी का जो आवेदन पत्र होता है अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए, जो वाद पत्र के साथ या बाद में भी पेश किया जा सकता है, जिसमें मांग की जाती है कि एक उदाहरण के तौर पे कि प्रतिवादी को मेरी भूमि पर या मकान पर अवैध कब्जा करने से रोका जाए। अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन के समर्थन में लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्ट क्या होगी वो भी मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है। और इस दावे को तैयार करने में जो प्रमुख आदेश हैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के, जैसे कि आदेश 6, इसमें उपनियम 1 लगाए 10, 11, 15, 16 तक दिए हुए हैं। और इसी प्रकार से आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, इन सभी प्रावधानों का पालन उसमें किया जाना आवश्यक है। आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वाद पत्र जब पेश कर दिया जाता है तब अदालत के द्वारा आदेश 5 के तहत सूचना जारी की जाती है। आदेश 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश किया जाएगा। आदेश 3 में प्लीडर नियुक्त करने के प्रावधान के बारे में बताया गया है कि वकील साहब को जब वकील पत्र पर दस्तखत करके दिया जाएगा उसके बाद ही वकील साहब वाद पत्र पेश करेंगे और अदालत में उपस्थित होंगे। इसी प्रकार से आदेश 6 नियम 17 में वाद पत्र में संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है कि वाद पत्र में किस प्रकार से किस स्टेज पर और कौन से संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसे संशोधन की अनुमति दी जा सकती है जिससे वाद के स्वरूप में परिवर्तन ना हो। इस पे एक सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन है जो मेरे द्वारा ई बुक के अंदर भी लिखी हुई है। इसी प्रकार से आज के वाद पत्र में जो महत्वपूर्ण मैंने आपके लिए ड्राफ्टिंग तैयार की है वो मुस्लिम लॉ के तहत की है। वैसे एक उदाहरण मैंने मुस्लिम लॉ का इसलिए लिया है क्योंकि ये मुस्लिम व्यूअर्स का एक सवाल भी था और मुस्लिम विधि के तहत ही वो मैंने ड्राफ्टिंग तैयार कर ली, लेकिन एक जनरल ड्राफ्टिंग है, ये हर परिस्थिति में लागू होती है। ये आप इसको सिर्फ वसीयत शून्य करने के दावे की ड्राफ्टिंग आप मान के चलें। इसमें टाइटल आप चेंज कर सकते हैं और उसके आधार पे आप आपकी दावे की ड्राफ्टिंग इसमें सेट कर सकते हैं। वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके हैं। इस पे मैंने सर स्पेशल वीडियो भी बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है और मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा इसके संबंध में जानकारी भी चाहिए गई है, तो मैं इन 50 तरीकों पे 50 अलग अलग प्रकार के दावे, जो 50 आपत्ति के तरीके हैं उन पे दावे किस प्रकार से तैयार होंगे, तो 50 ही दावे, 50 ही उनके साथ लगने वाले शपथ पत्र, 50 अस्थायी निषेधाज्ञा 39(1)(2) का आवेदन पत्र, उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र, उसके साथ लगने वाली दस्तावेज सूची, ये सभी मैं बिल्कुल तैयारी में लगा हुआ हूँ। और वो जैसे ही तैयार हो जाएगी तो सर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्पेशल लेके आऊंगा जिसमें मैं कुल 50 दावे की ड्राफ्टिंग आप लोगों के लिए तैयार करके प्रस्तुत करूंगा, जो प्रत्येक वकील साहब के लिए, एक लॉ के स्टूडेंट के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए भी उपयोगी होगी। अभी वर्तमान में हमारा क्वेश्चन है कि क्या वसीयत को शून्य करने के लिए सिविल सूट लगाना होगा, तो बिल्कुल सर लगाना होगा। इसकी ड्राफ्टिंग और इसकी जानकारी मैंने ई बुक के अंदर तैयार करके आपके लिए रखी है और उस ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। आगे की जानकारी मैं ई बुक के अंदर से ही दूंगा जिससे आप उस ई बुक से परिचित भी हो जाएंगे, क्योंकि जब आप उसको परचेस करेंगे तो यही ई बुक पीडीएफ के रूप में आपको प्राप्त होगी। क्योंकि सर हम वसीयत के बारे में बात कर रहे हैं तो वसीयत के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। और मैंने अक्सर वसीयत के वीडियो में ये कहा है कि लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। लिखा है जो कागज पर यह आखिरी फरमान है, इस वसीयत के शब्दों में जिंदगी का अरमान है। यह सर ये आखिरी अरमान और फरमान होता है व्यक्ति का, और इसको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में परिभाषित किया गया है। इसको अंतिम इच्छा पत्र भी कहते हैं, विल भी कहते हैं।
और इसमें व्यक्ति उसकी जीवित और स्वस्थ अवस्था में एक लेख लिखता है उसकी संपत्ति के बारे में कि उसके मरने के बाद ये उसके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार से विभाजित की जाएगी, बांटी जाएगी, दी जाएगी। इसी को अंतिम इच्छा पत्र कहते हैं, वसीयत कहते हैं या विल कहते हैं। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। धारा 59 में बताया गया है कि प्रत्येक बालिग व्यक्ति जो 18 साल या उससे ऊपर उम्र का है वो वसीयत करने में सक्षम है, और वसीयत करते समय उसका स्वस्थ चित्त और बालिग होना जरूरी है। और इसी प्रकार से धारा 63 ये बताती है कि दो गवाहों की उपस्थिति में वसीयत का निष्पादन आवश्यक होगा। दो गवाह उपस्थित हों, वसीयतकर्ता उन दो गवाहों की उपस्थिति में वसीयत पर दस्तखत करे, और वो गवाह भी वसीयतकर्ता की उपस्थिति में दस्तखत करें, और वसीयतकर्ता उन गवाहों को बता भी दे कि इस वसीयत में क्या लिखा हुआ है और उनको पूर्ण जानकारी हो, उसके बाद ही वो दस्तखत करें। ये सबसे बेहतर तरीका होता है सर, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है कि यदि वसीयत को लेकर बाद में कोई विवाद उत्पन्न होता है और वसीयतकर्ता के द्वारा सिर्फ गवाहों से कागज पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं और उनको ये जानकारी नहीं दी जाती, उनको पता भी नहीं होता है कि किस कागज पर दस्तखत करवा लिए गए और उसमें क्या लिखा हुआ है, और जब वो गवाह देने अदालत में खड़े होते हैं जज साहब के समक्ष, तो वो फिर यही कहते हैं कि सर हमसे कागज पर दस्तखत करवा लिए थे और इस कागज के अंदर क्या लिखा हुआ है हमको नहीं मालूम। अब जब सर आपके वसीयत के जो महत्वपूर्ण गवाह हैं वही असफल हो गए, तो आपकी वसीयत शून्य और रद्द होना तो बिल्कुल तय होगी, क्योंकि वसीयत के जो गवाह हैं बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब गवाही ये बात कह देते हैं कि हमको नहीं पता और उसको कोई फर्जी वसीयत कह के चुनौती दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप गवाह को सारी जानकारी दे दें, गवाह भी आपके विश्वसनीय हो, जो आपके मरने के बाद भी ना बदलें, और सत्य बात का कथन यदि विवाद पैदा होता है वसीयत को लेकर तो अदालत में जज साहब के सामने जाकर दें, ताकि आपकी अंतिम इच्छा की पूर्ति भी हो सके। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 पर सर आपका मैं ध्यान दिलाने देना चाहता हूं। इसमें टेस्टेमेंट्री और नॉन टेस्टेमेंट्री दो प्रकार के दस्तावेज बताए गए हैं कि ऐसे दस्तावेज जो वसीयत नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, जैसे कि विक्रय विलेख, दान पत्र, जिसको हम हिवानामा भी कहते हैं। और वसीयत को रजिस्ट्रेशन एक्ट से जो है कि कंपलसरी नहीं बताया गया, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाए और ना चाहे तो ना करवाए। ये तीन प्रकार से भी लिखी जा सकती है। होलोग्राफिक, ये तीन प्रकार से भी लिखी जा सकती है सर। नंबर एक है होलोग्राफिक, जिसको हम कहते हैं हस्तलिखित, कोई व्यक्ति हाथ से लिखकर भी घर पे रख सकता है। दूसरा होता है टाइप करवा के नोटरी वकील साहब से उसकी नोटरी करवा लेना। तीसरा होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिसको हम रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो गठित किए गए हर तहसील जिला प्लेस पे, आप जिस भी एरिया में हैं वहां भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस होगा, वहां जाकर उसका जो है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना। ये तीनों प्रकार होगा। वर्तमान में संपदा 2.0 मध्य प्रदेश में इस पे रजिस्ट्रेशन होता है, और वसीयत को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किया गया है। इसको सादे हरे कागज पर भी लिखा जा सकता है, नोटरी भी करवाई जा सकती है, और यदि आप रजिस्ट्रार कार्यालय में इसको रजिस्टर्ड करवाते हैं तो 1,000 रुपये उस पर पंजीयन शुल्क लगती है, स्टाम्प ड्यूटी आपकी नहीं लगती है। आपके दो गवाह हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर से भी करवा सकते हैं, वकील साहब से ड्राफ्टिंग भी करवा सकते हैं। कई बार वकील साहब से आप ड्राफ्टिंग करवा के और सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उसको ऑनलाइन अपलोड करके आप वहां उपस्थित होकर उसका निष्पादन भी करवा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा संपदा 2.0 में सर, वो भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। आपको आपका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, माता का नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ये सब लेके सबसे पहला आपको संपदा 2.0 पे आपका पंजीयन करवाना होगा। जब आपका पंजीयन हो जाएगा उसके बाद फिर आपका जो है कि संपदा 2.0 पे आपकी वसीयत का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होगी। कुल 11 कॉलम उसमें दिए गए हैं वसीयत को रजिस्टर्ड करने की या विक्रय विलेख को रजिस्टर्ड करने के। उसमें अब हाथ के दस्तखत का कॉलम खत्म कर दिया गया है वर्तमान। उसमें पहले हाथ से दस्तखत किए जाते थे, अब संपूर्ण वसीयत में आपको कहीं भी हाथ से दस्तखत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब कुछ आपका डिजिटल सिग्नेचर से ही काम होगा, जिसको ई साइन कहते हैं। जैसे ही आपका अंत में भुगतान होगा उसके बाद ई साइन की आपकी आवश्यकता होगी। उसमें वसीयतकर्ता के ई साइन होंगे, गवाहों के ई साइन होंगे। जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष उपस्थित होंगे तो वहां भी आपका एक फोटो खींचा जाएगा, और आइरिस जो आंख पे लगाई जाती है वो मशीन या थंबनेल मशीन, इससे आपके ई साइन लिए जाएंगे। रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा पूछा जाएगा वसीयतकर्ता से क्या आप ये वसीयत कर रहे हैं राजी खुशी से संपत्ति की, वो कहेगा हाँ सर, वो आपका पंजीयन कर देंगे। अब ये रिकॉर्ड आपके पास
गवर्नमेंट साइट पर हमेशा उपलब्ध रहता है। वकील साहब से आप नोटरी करवाएंगे, कानूनी रूप से वो भी सही है, लेकिन उसका रिकॉर्ड आपको खुद अपने पास रखना होगा और एक रिकॉर्ड वकील साहब के पास संभाल के रखना होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट साइट पे हमेशा उपलब्ध रहता है। यदि वसीयत आपके पास जल गई, गुम गई, नष्ट हो गई, तब भी आप उसकी प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कानूनी रूप से तीनों वसीयतों का मूल्य समान है, बशर्ते उसमें कानून की प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। क्योंकि धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है कि महज रजिस्टर्ड वसीयत कराने से ही वो वैलिड नहीं हो जाती है, उसमें कानूनी नियमों का पालन करना आवश्यक है। एक और जो है इसी प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, वो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड भी किया है। उसमें नोटराइज वसीयत को वैलिड माना था और एक प्रकरण में जो है कि रजिस्टर्ड वसीयत को वैलिड नहीं माना था सर्वोच्च न्यायालय ने। और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि उसमें जो कानूनी प्रावधान है, जैसे कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59, धारा 63, वसीयत कर्ता के गवाहों से उसको प्रमाणित करना, ये और उसमें जो नियम कायदे हैं उन सब का पालन करना, ये बड़े नेसेसरी चीज हो जाती है सर। क्योंकि वसीयत को यदि अदालत में चैलेंज कर दिया गया है, तब उसको आपको केस लड़ना होगा, उसको जीतना होगा, गवाहों से प्रमाणित करना होगा। ये चैनल पे मेरे अपलोडेड है ये जो टॉपिक आपको मैंने बताए अभी इन पे वीडियो। लेकिन वसीयत को रद्द करने का दावा हमारा मुख्य टॉपिक यही है, और उससे अतिरिक्त भी सर मैंने आपको काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है। तो हम सीधे चलते हैं हमारे व्यूअर्स के सवाल पर और वसीयत के रद्द करने के दावे की ड्राफ्ट की ओर। आइए सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सर आपको ई बुक के टाइटल से परिचित करा देता हूँ। वसीयत रद्द करने का दावा, मुस्लिम लॉ विल कैंसिल सूट ड्राफ्ट हिंदी। ये मैंने मुस्लिम लॉ के हमारे एक व्यूअर्स का सवाल था, इसलिए उसी दावे को मैंने ड्राफ्ट के रूप में ले लिया है। लेकिन ये एक आइडियल ड्राफ्ट है, ये प्रत्येक प्रकार की वसीयत को शून्य करने पर लागू होगी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। विषय सूची में मैंने आवश्यक कानून लिखे हैं। अध्याय 1 में जैसे कि आदेश 6 सीपीसी के बारे में जानकारी है, और अध्याय 2 में आदेश 7 में, अध्याय 3 में अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश 39 में 1-2 के बारे में जानकारी है, और अंतिम खंड भी है, और डिस्क्लेमर भी है, और प्रस्तावना भी है। ये आप देख रहे हैं। अब हम सीधे हमारे व्यूअर्स के सवाल पर चलते हैं। मुस्लिम लॉ के तहत वसीयत को चैलेंज करने के लिए क्या टाइटल सूट जरूरी है, ये हमारे व्यूअर्स का सवाल भी है। और उस सवाल के ऊपर ही सर ये मैं दावे की ड्राफ्टिंग भी आपके लिए लेके आया हूँ। उसका संक्षिप्त उत्तर है हाँ। अगर किसी व्यक्ति ने मुस्लिम वसीयत के आधार पर संपत्ति पर अधिकार या कब्जा प्राप्त कर लिया है और आप उस वसीयत को अमान्य मानते हैं, तो आपको अपने हक में टाइटल सूट, जिसे डिक्लेरेशन प्लस पार्टीशन प्लस पोजेशन सूट फाइल करना होगा। ये सर इसका आंसर हो गया आपके सवाल का। आगे बढ़ते हैं विस्तार से। मुस्लिम लॉ में वसीयत की विशेष बातें। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार कोई मुसलमान अपनी संपत्ति का अधिकतम 1/3 1/3 हिस्सा वसीयत द्वारा दे सकता है। बाकी 2/3 हिस्सा वारिसों में शरीयत अनुसार बटेगा। यदि वसीयत 1/3 से अधिक की है तो वारिसों की रजामंदी अनिवार्य है। यह सर बेसिक लॉ हो गया आपका। अब यदि कोई वसीयत नियमों के विरुद्ध है, जैसे कि 1/3 से अधिक दी गई है बिना वारिसों की सहमति के, तब आपको क्या करना होगा? या फिर वसीयत में दबाव, धोखा, जालसाजी या बेहोशी की हालत में उसको बनवा लिया गया है, तब आपको क्या करना होगा? यह वसीयत मृतक की मृत्यु के बाद प्रस्तुत की गई हो और उसके आधार पर संपत्ति में कब्जा लिया गया हो, तब आपको क्या करना होगा? तो उस वसीयत को चैलेंज करने के लिए आपको सिविल टाइटल सूट करना होगा, जिसमें आपको निम्न बातें आप न्यायालय में मांगेंगे। सूट में जो प्रमुख प्रार्थनाएं होंगी, वसीयत को नंबर 1 वसीयत को अमान्य घोषित किया जाए। नंबर 2 संपत्ति में आपका हक और हिस्सा तय किया जाए। नंबर 3 यदि जरूरत हो तो विभाजन, पार्टीशन और कब्जा पोजीशन की भी मांग आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें सर जो कानून लागू होंगे, शरीयत एक्ट 1937, मुस्लिम लॉ के प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ बाय मुल्ला का भी है सर, उसमें काफी कुछ दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो वर्तमान में 2023 कर दिया गया है, वसीयत के गवाह, उसमें धारा 68 बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो दस्तावेज जिनको गवाहों से प्रमाणित करवाना आवश्यक है, तो आपको उन्हें गवाहों से प्रमाणित करना ही होगा। लेकिन इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो दस्तावेज, मतलब ये विल को छोड़कर बता रहा हूं सर आपको, जैसे रजिस्टर्ड विक्रय विलेख है, तो इसको गवाहों से प्रमाणित करने की आवश्यकता आपको तब तक नहीं होगी जब तक कि इनका निष्पादन करता ही उसको डिनाई ना कर दे। मतलब जैसे विक्रेता ही ये कह दे कि मैंने कोई विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया,
तब आपको विक्रय विलेख के गवाहों को उसमें लाना होगा। लेकिन वसीयत में स्थिति इससे डिफरेंट है, उसमें आपको प्रारंभिक तौर पर ही वसीयत को गवाहों से प्रमाणित करना आवश्यक है, क्योंकि इसमें गवाह ही सब कुछ होते हैं सर। वसीयत करता तो जा चुका है वो मौजूद नहीं है, लेकिन विक्रय पत्र में तो विक्रेता क्रेता मौजूद है, गवाह मौजूद है, और विक्रेता डिनाई कर रहा है, तब आपको गवाह लाना पड़ेगा। अब यहाँ तो जो विक्रेता की पोजीशन जो वसीयत करता रखता वही मौजूद नहीं है, उसी का इंतकाल हो चुका है, उसी की मृत्यु हो चुकी है, तब गवाही तो सब कुछ उसमें भूमिका निभाएंगे। आपको उन गवाहों से ही वसीयत को अदालत में प्रमाणित करना होगा। लिमिटेशन एक्ट को भी सर हम देख लेते हैं। अगर वसीयत के आधार पर कोई नुकसान हुआ है, जैसे संपत्ति ट्रांसफर हो गई है, तो 3 साल की सीमा आर्टिकल 58 भी आप इसमें देख लें, 65 भी है। और इसमें मुस्लिम लॉ के तहत यदि वसीयत विवादित है तो केवल मौखिक आपत्ति देना पर्याप्त नहीं होगा, आपको सिविल सूट दाखिल करना होगा। आपको एक सिविल सूट फाइल करना होगा। और इसमें जो हमारे व्यूअर्स का भी सवाल था, वो पूछना चाहते थे कि सर आप मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि क्या वसीयत को शून्य करने के लिए सिविल सूट दाखिल करना होगा, तो उसका जवाब मैंने ऊपर दे दिया है। और यहाँ फिर मैंने उसको एक अलग तरीके से भी लिखा हुआ है प्रोबेट के साथ जोड़ के, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, ये हमारे व्यूअर्स का सवाल है सर, पढ़ देता हूँ उन्हीं के शब्दों में। सर वसीयत को चैलेंज करने के लिए हमें टाइटल सूट करना होगा क्या, ये आप मुझे बता दें। जी हाँ, इसका उत्तर है वसीयत को चैलेंज करने के लिए आपको टाइटल सूट फाइल करना पड़ सकता है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है, ये थोड़ी सी डिफरेंट जानकारी दे रहा हूं सर मैं आपको, कि आप किस आधार पर और किस प्रकार के अधिकार का दावा करते हैं। दो स्थितियां इसको आप समझ लें। नंबर एक, प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपत्ति। अगर वसीयत कोर्ट में प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत की गई है, तो आप उस समय ऑब्जेक्शन दायर कर सकते हैं। नंबर एक स्थिति हो गई। यह आपत्ति सिविल सूट नहीं, ये सिविल सूट नहीं है, उसमें आप आपत्ति पेश कर रहे हैं, बल्कि उस केस में एक केविएट या ऑब्जेक्शन पिटीशन होती है। इसमें आप वसीयत की वैधता, गवाहों की उपस्थिति, टेस्टेटर की मंशा, धोखा, दबाव आदि पर आप आपत्ति ले सकते हैं। दूसरी स्थिति होती है अगर प्रोबेट नहीं ली गई है और संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। अगर कोई पक्ष वसीयत के आधार पर संपत्ति पर दावा कर रहा है और आप उस वसीयत को नकली, धोखे से बनी या अमान्य मानते हैं, तो आपको संपत्ति में अपने हक के लिए टाइटल सूट, डिक्लेरेशन सूट प्लस पार्टीशन सूट प्लस पोजेशन दायर करना होगा अदालत में पृथक से। इसमें आप क्या मांग सकते हैं, ये जानकारी मैंने आपको ऊपर दे दी है, और रिलेवेंट कानून भी मैंने बता दिए हैं। और अब हम सीधे ये इसमें जो आदेश हैं सर, इन आदेशों का ही पालन करके वो सिविल दावा तैयार किया गया है। उसमें आदेश 6 के समस्त नियमों का पालन, सत्यापन, आदेश 7 नियम 1 के सभी नियमों का पालन, व 8 नियम जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बताए गए हैं कि वादी ऊपर नाम होगा, वादी का नाम पता होगा, क्षेत्राधिकार, कोर्ट फीस, लिमिटेशन, वाद कारण, ये वाद मूल्यांकन, फैक्ट का उल्लेख होगा, कानून का उल्लेख नहीं होगा। आदेश 6 के तहत इन सभी बातों का पालन करते हुए वो दावा ड्राफ्ट किया गया है। तो मैं सीधे आपको दावे की ओर लेके चलता हूँ, और उसके बाद फिर इन संक्षिप्त कानूनों के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। आदेश 6 नियम 17 पर सर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, इसमें लिखा हुआ है जो है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मेसर्स रेवा जीतू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम मेसर्स नारायण स्वामी एंड सन्स एंड आर्स 9 अक्टूबर 2009 का है। इसमें 6-17 किस कंडीशन में लागू होगा और उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और कब उसको स्वीकार किया जाएगा और कब अस्वीकार किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। मोटी मोटी बात यह कि बात का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। तो वो आप उस प्रकार के संशोधन को अदालत में दे सकते हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा 39(1)(2) CPC, आप प्रॉपर्टी पे स्टे की मांग कर सकते हैं। ये सब इसमें लिखा हुआ है सर ये। और अब मैं उसी दावे की ओर बढ़ रहा हूँ सर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये दावा है। अब मैं शीघ्रता के साथ इस दावे की ड्राफ्टिंग आपको बता देता हूँ सर। जो इस दावे में मेन ड्राफ्टिंग की गई है कि न्यायालय श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 मध्य प्रदेश, ऊपर तो ये शीर्षक लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड प्रकरण क्रमांक, इधर वादी पूरा नाम पता आधार कार्ड के हिसाब से, विरुद्ध प्रतिवादी। इसमें जो वाद का टाइटल रहेगा, वाद वास्ते मुस्लिम विधि के विरुद्ध बनाई गई वसीयत को शून्य घोषित करने तथा वादी को स्वत्वाधिकार और कब्जा प्रदान करने और स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाद, ये उसका टाइटल होगा। ये चूंकि व्यूअर्स के सवाल के आधार पर बनाया गया है, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। यदि आपका वाद कोई दूसरे प्रकार का वसीयत को शून्य करने का, तो आप वहां टाइटल लिख सकते हैं। आप इसमें से मुस्लिम विधि भी हटा सकते हैं, आप इस प्रकार से भी उसको लिख सकते हैं कि वाद वास्ते
वसीयत शून्य घोषित किए जाने, स्थायी निषेधाज्ञा दिए जाने और आधिपत्य दिलाए जाने के संबंध में। वो आपका किसी भी कानून से संबंधित मामला है वसीयत का, आपको इस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि ये वाद पत्र को तैयार करने में जो सीपीसी के नियम और प्रावधान लागू होते हैं वो सभी मामलों में एक ही प्रकार से लागू होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें माननीय न्यायालय से निवेदन है, नंबर 1 में क्षेत्राधिकार का उल्लेख करना होगा सर आपको। वादी प्रतिवादी सब नाम पते खाली जगह छोड़ दिए मैंने कि ये संपत्ति माननीय न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार में स्थित है। वादी और प्रतिवादी भी यही निवासरत हैं और क्षेत्राधिकार में होने से वाद पत्र को सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को होने से वाद पत्र श्रीमान को सादर पेश है। पैरा क्रमांक 1 हो गया। अब दूसरे पैरा में सर आपको उनका थोड़ा सा विवरण लिख देना है कि 4 संतानें हैं उनकी या 5 संतानें, कितने भाई बहन हैं, ताकि वो वसीयत के प्रावधान स्पष्ट हो सके उसमें। हालांकि हिंदू विधि के तहत एक हिंदू व्यक्ति उसकी संपूर्ण संपत्ति की भी वसीयत कर सकता है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ये 1/3 तक प्रतिबंध इसमें लगाए गए हैं। तो वो आप उस प्रकार से उसमें फैक्ट एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने उदाहरण जो दे रहा हूँ ये 1/3 मुस्लिम विधि के तहत का उदाहरण मैंने लिया इस वीडियो में कि उनकी इतनी संतानें थी, उनके पूरे खानदान का उल्लेख कर दिया गया सर इसमें, और उनकी मृत्यु दिनांक भी लिख दी गई। उसके बाद अगला पैरा है कि जो उनकी भूमि है, मतलब जिसकी आपने दावा लगाया उस पूरी संपत्ति का विवरण आपको इसमें करना होगा वसीयत का। सर्वे नंबर, रकबा, यदि मकान है तो उसका पूरा मकान नंबर, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख, जो भी आपके पास उल्लेख है उसका पूरा विवरण आपको करना होगा, उसकी चतुर सीमा, ताकि उसकी पूरी पहचान हो सके कि आखिर ये संपत्ति कहाँ पर और किस प्रकार से स्थित है जो वसीयत में उल्लेखित है। और इसमें ये जो है कि हमने एक उदाहरण लिया है कि मुश्ताक अहमद थे उसके स्वामी, और ये काल्पनिक नाम है सर। ये पूरे जीवन काल में इस भूमि पर कृषि कार्य कर फसल लाभ प्राप्त करते रहे। यही संपत्ति इस वाद में विवादित है, जिसे वाद पत्र का आगामी चरणों में वादग्रस्त संपत्ति के नाम से संबोधित किया जाएगा। अगला पैरा है सर, आप इसमें ये आपको अब सर फैक्ट लिखना है इसमें कि वो निसंतान थे, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उनकी मृत्यु इस दिनांक को हो गई। उनके एक भानेज जीवित थे जो उनकी देखभाल करते थे, और उन भानेज ने संपूर्ण संपत्ति की वसीयत उनके नाम लिखवा ली, और उनके पूरे जीवन काल में वो जब वसीयत लिखाई गई उसके बाद फिर 5 साल तक उन्होंने उसके आधार पर नामांतरण भी नहीं किया। बगैर नामांतरण कराए उनकी मृत्यु हो गई उनके भानेज की, और उसके बाद उनकी पत्नी के द्वारा नामांतरण का आवेदन तहसील न्यायालय में दिया गया। तब जो है कि मृतक मुश्ताक अहमद के जो सगे भाई हैं, इलियास अहमद या अकबर अहमद, कुछ भी हो सकते हैं वो, उनको इस बात की जानकारी मिली। तब उन्होंने वहां पर जाकर उसमें आपत्ति पेश की, और आपत्ति में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि मुस्लिम विधि के तहत 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत बगैर वारिसों की रजामंदी के नहीं की जा सकती। यदि की गई है तो उस पर नामांतरण रोका जाए। उनके आवेदन को, आपत्तियों को स्वीकार किया गया, नामांतरण को रोका गया। उसके बाद फिर उनके द्वारा अदालत में दीवानी दावा को प्रस्तुत करने की कार्रवाई की गई। मेरे एक व्यूअर्स का भी ये सवाल था, उनके द्वारा मुझसे इस बारे में जानकारी भी ली गई थी और दावा भी उनके द्वारा ड्राफ्ट करवाया गया था। वो जो है कि कंडीशंस कुछ फैक्ट और लॉ कुछ अलग प्रकार के थे। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अब जब स्थिति बन गई सर, अब नामांतरण तो रोक दिया गया, अब वो वसीयत को कैसे शून्य घोषित कराएं। तो ये वही दावा है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। सारे फैक्ट इसमें मेरे द्वारा लिखे गए हैं। और उसके बाद फिर मुश्ताक अहमद की मृत्यु के पश्चात एजाज अहमद ने उक्त भूमि पर वादी की जानकारी और सहमति के बिना एक कूट रचित वसीयत प्रस्तुत करते हुए स्वयं कब्जा कर लिया, और वर्षों तक वह उसे भांजा होने के नाते पारिवारिक अधिकार समझकर जोतता रहा, जिससे वादीगण को संदेह नहीं हुआ। इसके बाद आएगा सर 7वां पैरा। जो म्यूटेशन के लिए आवेदन दिया था, तब उक्त वसीयत के अस्तित्व और उसके आधार पर की गई कार्रवाई की जानकारी वादी को या तो नोटिस के जरिए प्राप्त हुई या उसके कुछ विश्वसनीय लोगों ने उसको बताया। जो भी हो, आपको वो उसमें आधार लिखना और यहीं से आपको वाद कारण पैदा करना है कि तभी से वो आपको वाद कारण उत्पन्न हुआ है। 8वां पैरा वाद कारण का सर। वाद कारण दिनांक मई 2025 या जो भी आपकी तारीख को उत्पन्न हुआ है, क्योंकि लिमिटेशन का भी ध्यान रखना होगा सर। ऐसा नहीं है कि वाद कारण उत्पन्न होने के 15-20 साल बाद आप दावा लेकर आ रहा है। नो सर, आपको तुरंत आना होगा। वाद कारण दिनांक में उत्पन्न हुआ है जब वादी को प्रथम मर्तबा नामांतरण के नोटिस के जरिए वसीयत की जानकारी प्राप्त हुई। उसके बाद सर ये लिमिटेशन भी हो गया सर अब आपका, और समयावधि का भी हो गया। 9वां पैरा की नियत समयावधि में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। 10वें में हो गया
सूची अनुसार दस्तावेज वकालतनामा प्रोसेस 30 के साथ पेश किया गया है। सूची अनुसार दस्तावेज आदेश 7 नियम 14 के तहत पेश किए जाते हैं। वकील पत्र आदेश 3 CPC में बताया गया है, उसके प्रावधानों के तहत प्रोसेस फीस 100 रुपये की ऑनलाइन अलग से जमा होती है। ये सब इसमें आ चुका है। और 11वें पेरा में वसीयत को शून्य घोषित किए जाने हेतु वाद मूल्य वाद मूल्य आप तय कर लें, क्योंकि ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख तो है नहीं, आप क्रेता विक्रेता इसमें है नहीं। यदि क्रेता विक्रेता होते आप रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में, तो जो कीमत है उसकी संपत्ति की वही वाद मूल्य मानी जाती। अब आप जो है कि वसीयत शून्य करने का लगा रहे हैं, तो इसमें वाद मूल्य लगान का 20 गुना कर लें आप, 1000, 2000, 3000, और निश्चित न्याय शुल्क पर व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में पेश होगा। वह निश्चित न्याय शुल्क 500 रुपये स्वतः घोषणा की। अलग अलग जगहों पे हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, लेकिन वर्तमान में तो ये मध्य प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूँ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए जो है कि आपका 1000 रुपये इसमें नियत किया गया, 120 रुपये उसका न्याय शुल्क हो गया। और कब्जा लेने का भी आपका इस प्रकार से आप ये सभी न्याय शुल्क का भी एक पेरा इसमें आपको लिखना होगा। और वसीयत न केवल मुस्लिम विधि के विपरीत है बल्कि संदेहास्पद भी है 12वें कॉलम में। फिर इसमें 3-4 पॉइंट जो लिखे गए हैं वसीयत के संबंध में कि इतने सालों तक उन्होंने गुप्त रखा और कोई कार्रवाई नहीं की, और अचानक उनकी पत्नी आ गई, और ये विधि विरुद्ध वसीयत है, मुस्लिम ला के कानूनों के प्रावधानों के विपरीत इसको तैयार किया गया है। ये सारी बातें इस ड्राफ्टिंग के अंदर लिखी हैं। यह कि एक लाइन पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ, यह कि प्रतिवादी अब उक्त वसीयत के आधार पर म्यूटेशन कराने का प्रयास कर रही है, जबकि वो वसीयत न केवल मुस्लिम विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है बल्कि उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में है। इस नामांतरण पर वादी की ओर से उचित रूप से आपत्ति दाखिल कर दी गई और म्यूटेशन पे स्टे दे दिया गया। हम प्रार्थना पर आ जाते हैं सर। प्रार्थना में मैं एक बात और बता दूं सर, आदेश 7 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, आप विकल्प में भी प्रार्थना मांग सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यदि अदालत के द्वारा मूल दावा आपके पक्ष में डिसाइड नहीं किया जाता है, तो जो विकल्प में आप सहायता मांगते हैं वो आपके पक्ष में डिसाइड कर दी जाती है। अब जैसे कि ये दावा है, इसमें विकल्प में प्रार्थना नहीं मांगी गई है, लेकिन इसमें आप विकल्प में भी मांग सकते हैं। मैं उसको भी ऐड करने की कोशिश कर दूंगा। जैसे कि दिनांक 21/12/2019 की वसीयत जो मुश्ताक अहमद द्वारा एजाज अहमद के पक्ष में बनाई गई मुस्लिम विधि के विरुद्ध पाई जाने पर पूर्णतः शून्य या वाइड घोषित किया जाए। ये सर सभी काल्पनिक नाम है ये। दूसरा है वादी को संपूर्ण भूमि जो है कि इसको मैं आपको कर देता हूँ संपूर्ण भूमि, एक उदाहरण के तौर पे 100 बीघा कर देता हूँ सर मैं इसको आपको जो है कि 100 बीघा, ये एक उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूँ सर मैं आपको। भूमि का वैध स्वत्वाधिकारी तथा वास्तविक कब्जा प्रदान किया जाए। नंबर तीसरा है वादी को प्रतिवादी से वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलवाया जाए। चौथा है वादी को माननीय न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर कब्जा दिलवाए जाने के बाद प्रतिवादी स्वयं या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से विधि विरुद्ध तरीके से बलपूर्वक कब्जा नहीं करें, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए। अस्थायी निषेधाज्ञा का एप्लीकेशन आप अलग से पेश करेंगे, वो मैंने नीचे ड्राफ्ट किया, वो भी बता दूंगा मैं आपको। पांचवा है प्रतिवादी को संपत्ति पर किसी भी प्रकार का हस्तांतरण, म्यूटेशन, विक्रय, कब्जा या दखल करने से स्थायी रूप से रोका जाए। छठा है यह कि वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जाए। और विकल्प में वादी यह भी प्रदान सहायता करता है कि मुस्लिम विधि के तहत 1/3 संपत्ति वैलिड मानी गई है वसीयत, तो 1/3 यदि न्यायालय उचित मानता है तो बाकी की वसीयत शून्य करके उसका वादी को मालिक घोषित करके कब्जा दिलाया जाए। विकल्प में आप ये भी सहायता इसमें मांग सकते हैं। इसी प्रकार से इसके नीचे सर दिनांक, वादी का पूरा पता और सत्यापन आएगा। चूंकि आदेश 6 में सत्यापन के प्रावधान दिए गए हैं कि सत्यापन आपको करना होगा वाद पत्र का। यदि आपने सत्यापन नहीं किया तो वो वाद पत्र में एक तरीके से कमी और त्रुटि मानी जाएगी। ये इसी प्रकार से ये दिनांक लिखा जाएगा। अब सर हम आ जाते हैं शपथ पत्र वाद के समर्थन में। ऊपर शीर्षक वही लिखा जाएगा, आप देख रहे हैं ये शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग है। आदेश 6 नियम 15 के अनुसार वाद पत्र के समर्थन में, और इसमें शार्ट में बातें लिखी जाएंगी सर, मैं पढ़ देता हूँ। वैसे ई बुक के अंदर मैंने लिख रखा है, फिर भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। यह कि मेरे द्वारा वसीयत शून्य घोषित किए जाने तथा आधिपत्य दिलवाए जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इसके आगे सर आप मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ जरूर लगा लें। एक प्रैक्टिकली बात है, एक व्यवहारिक बात है जो इसमें नहीं लिखी है, लेकिन मैं वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूँ। फिर अगला पेरे में लिख दें आपकी अनुच्छेद 1 से अंत तक मेरी स्वयं की जानकारी और विश्वास पर आधारित है, पूर्णतः सत्य और सही है लेख। दूसरा है वाद पत्र का कानूनी भाग मेरे अधिवक्ता द्वारा मुझे दी गई विधिक सलाह के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे मैं सत्य मानता हूँ। तीसरा है
प्रस्तुत वाद पत्र मेरे हस्ताक्षर से युक्त एवं नियम अनुसार दायर किया जा रहा है। और ये इसमें आप अपने आवश्यकता अनुसार जो भी आप संशोधन करना चाहे कर सकते हैं। ये सत्यापन हो गया सर इसका, और नीचे सत्यापन दिनांक और हस्ताक्षर हो गए। ये हमारा शपथ पत्र हो गया। 39 एक दस्तावेज सूची हो गई सर ये, उसके बाद शपथ पत्र के साथ ही ये दस्तावेज सूची आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ये जरूरी है सर वाद पत्र के साथ प्रस्तुत करना। ये सारे दस्तावेज मैंने लिख दिए हैं इसमें, जो इस प्रकार के वादों से संबंधित मामले में जो जो दस्तावेज लगते हैं वो सभी का उल्लेख इसमें कर दिया है। वसीयतकर्ता यह वाद एजाज अहमद की मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो, विवादित वसीयत की प्रति दिनांक, नामांतरण का आवेदन जो प्रतिवादी द्वारा मई 2025 में प्रस्तुत किया गया, नामांकन पर वादी द्वारा दी गई आपत्ति की प्रति, संबंधित खसरा खतौनी विवरण की प्रति। ये जो है कि 100 बीघा जमीन जो मैंने आपको बताया था, 100 बीघा कृषि भूमि, BIGHA 100 बीघा कृषि भूमि के कागज, वकालतनामा, वाद पत्र 2 प्रति में, वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इसमें लिख दिए हैं। और भी इसके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पास यदि उपलब्ध हैं तो आप उनको अदालत में पेश कर सकते हैं। इसके बाद सर हमारा आएगा 39(1) एवं 2 आदेश 39(1) एवं 2, जिसको हम अस्थायी निषेधाज्ञा भी कहते हैं। ऊपर का शीर्षक सब वैसे ही रहेगा, और इसमें जो मुख्य बातें हैं साबित करने की कि प्राइमा फेसी वादी का दावा प्रथम दृष्टया है। यदि वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो अपूर्णीय क्षति होगी, और सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। ये सर इसमें मुख्य बात है। बाकी की सारी डिटेल मैंने ड्राफ्टी के अंदर लिख दी है। ये वाद पत्र के आधार पर ही तैयार होता है। और प्रार्थना मैं आपको पढ़ देता हूँ इसमें अंत में, जब तक वाद का निपटारा नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि पर कोई भी निर्माण, विक्रय, हस्तांतरण, रजिस्ट्रीकरण, तोड़फोड़, कब्जा या अन्य परिवर्तनकारी कार्य करने से अस्थायी रूप से रोका जाए। न्यायालय वादग्रस्त भूमि पर स्थिति यथावत स्टेटस क्यो बनाए रखने का आदेश पारित करे। अन्य कोई उचित व न्याय संगत आदेश भी प्रदान किया जाए। ये मुख्तसर साहब मैं आपको सर बताता चल रहा हूँ। ये हो गया आपका शपथ पत्र हो गया, ये उसके अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग हो गई। और ये जो तो मैंने सर कंप्लीट दावे की आपको जानकारी दे दी विथ ड्राफ्टिंग के साथ ही। और इसमें जो लागू होने वाले कानूनी प्रावधान है वो भी मैंने आपको बता दिए। और इसके अतिरिक्त जो मैं कुछ बातें आपको CPC के अंदर से भी प्रदान कर देता हूँ, जो ई बुक के अंदर तो लिखी हुई देख रहे हैं सर, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। इसका आदेश 7 नियम 1 में आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ई बुक के अंदर भी मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं शीघ्रता से आपको इसमें जो मुख्य प्रावधान है पढ़ के बता देता हूँ कि वाद पत्र में उनका उल्लेख करना आवश्यक है, नेसेसरी है। आदेश 7 नियम 1, वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां पार्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन प्लेंट। वाद पत्र में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी। उस नंबर 1 उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लगाया गया है। नंबर 2 है सर इसमें वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। नंबर 3 है जहां तक अभिलिखित किए जा सके प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। नंबर 4 है जहां वादी या प्रतिवादी अवयस्क विकृत चित्त व्यक्ति है, वहां उस भाव का कथन आपको वाद पत्र में करना होगा। नंबर 5 है वे तथ्य जिनसे वाद हेतु गठित है और वह वाद कब पैदा हुआ, जिसको आप वाद कारण भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ के भी बताया। वाद पत्र में उन सभी चीजों का उल्लेख हुआ है। नंबर 6 यह दर्शित करने वाले तथ्य की न्यायालय को अधिकारिता है, वो नंबर 1 पेरा लिखा हुआ है सर वाद पत्र में क्षेत्राधिकार का। नंबर 7 है वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है, ये प्रार्थना में लिखा गया है। नंबर 8वां है जहां वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या उसके दावे का कोई भाग त्याग दिया है, वही ऐसी अनुज्ञात की गई या त्यागी गई रकम। और 9वां है अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजन के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन या उस मामले में किया जा सकेगा। जो इसमें वाद मूल्यांकन कोर्ट फीस का एक पैरा अलग से बढ़ाया गया है। इसी में धन के वादों में 7 नियम 2 में कि जहां वादी धन की वसूली चाहता है वहां दावा की गई ठीक रकम वाद पत्र में कथित की जाएगी। और आदेश 7 नियम 3 में बताया गया है कि वाद की विषय वस्तु या स्थावर संपत्ति है तो उसका स्पष्ट वर्णन आपको लिखना होगा। और परिसीमा से छूट आदेश 7 नियम 6 में बताया गया है। और इसी प्रकार से मैं आदेश 6 पे भी सर आपको संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ।
मुख्य सार में बता देता हूं कि प्लीडिंग के अंदर जो न्यायालय में पेश की जाती है उसमें तथ्यों का उल्लेख होता है, ना कि विधि का। आप इस बात को समझ लें। आप वाद पत्र के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों का भी उल्लेख नहीं कर सकते, ना ही आप उसमें किसी भी प्रकार के कानून की धाराओं का उल्लेख कर सकते हैं। आपको सिर्फ तथ्यों का उल्लेख करना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने ई बुक के अंदर भी इस उदाहरण को लिखा हुआ है कि प्रतिवादी के द्वारा मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। ये एक तरीका हुआ उसको लिखने का। आप उसको अगर इस तरीके से लिखते हैं कि प्रतिवादी के द्वारा मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, या भारत के अनुच्छेद 301 के तहत, या मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है, और प्रतिवादी बड़ा जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन के जरिए ये गलत कार्य किया है, ऐसा मेरे पक्ष में फैसला दिया जाए, तो इस प्रकार की प्लीडिंग नहीं की जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के बता देता हूँ। नंबर 1 में अभिवचन के बारे में बताया गया है कि वाद पत्र में लिखित कथन अभिप्रेत होगा अभिवचन से। दूसरे में अभिवचन में तात्विक तथ्यों का, ना कि साक्ष्य का कथन होगा। ये सर स्पष्ट इसमें बताया गया है। और इसी प्रकार से 3 में बताया गया है कि अभिवचन का प्रारूप किस प्रकार से होगा। 4 में जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना जरूरी है। 5 में इसको हटा दिया है। 6 में पूर्वभाव शर्त है। 7वें में फेरबदल है। 8वें में संविदा का प्रत्याख्यान है। 9वें में दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना है। और 10वें में विदेश ज्ञान आदि के बारे में। 11वें में सूचना है। 12वें में है ये आदेश नियम 12 है सर, विवक्षित संविदा के संबंध में बताया गया है। और 13वें में विधि की उपधारणा है। 14वें में सत्यापन, अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना सर आवश्यक है। और इसी प्रकार से 15वें में अभिवचन का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। अभिवचन का सत्यापन किया जाना और अभिवचन का सत्यापन 15वें में आदेश 6 नियम 15। और आदेश 6 नियम 16 में अभिवचन का काटा जाना। आदेश 6 नियम 17 में अभिवचन का संशोधन। और आदेश 6 नियम 18 में आदेश के पश्चात संशोधन करने में असफल रहने पर प्रक्रिया। ये सर मैंने पढ़ के आपको बता दिए, लेकिन मेरे एक व्यूअर्स का भी सवाल है इसके ऊपर। तो मैं आदेश 6 पे स्पेशली ये जितने भी इसकी उपधाराएं मैंने आपको पढ़ के बताई हैं, इनको पूरे विस्तार के साथ सरल शब्दों में एक उदाहरण के साथ आपके लिए एक स्पेशल ई बुक तैयार करने में लगा हुआ हूं। और उसमें ये जो मैंने आपको कठिन शब्द पढ़ के बताए, कई व्यूअर्स का कहना है कि हमें समझ में नहीं आते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशली उदाहरण के साथ सरल शब्दों के साथ पूरे आदेश 6 को डिफाइन करके मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाने वाला हूं। और उसकी ई बुक भी सर मैं आपके लिए स्पेशली तैयार करूंगा। और उसी के साथ उसमें जो संबंधित महत्वपूर्ण कानून है उनका भी मैं उल्लेख कर दूंगा। वैसे इस ई बुक के अंदर भी मेरे द्वारा उल्लेख कर दिया गया है, लेकिन हर वीडियो में, हर लॉ में परिस्थिति, उदाहरण और कंडीशंस अलग अलग होते हैं, तो वो एक डिफरेंट कंडीशन होती है। तो इस प्रकार से ये आपको सर मैं इस ई बुक के बारे में भी सर थोड़ी सी जानकारी प्रदान कर देता हूँ। या संपूर्ण जानकारी आपको ई बुक के अंदर से ही दी है, और उसको देने का भी मकसद यही है कि इस ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है इससे आप परिचित हो जाएं। इसके अध्याय से भी मैंने आपको परिचित करा दिया है। इसकी कीमत 199 रुपीज़ मेरे द्वारा रखी गई है, 199 रुपये मात्र। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। इस वीडियो में इस ई बुक की लिंक के अलावा प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टोर की भी लिंक दी गई है। वहां पर तकरीबन 118 ई बुक प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं। ये कार्य निरंतर मेरा जारी है। यदि आप उस मेरे स्टोर पर जाते हैं तो आपको वहाँ डिफरेंट ई बुक भी प्राप्त हो सकती हैं, जो आपके उपयोग में आपको लगता है कि आपके लिए सहायक होंगी, आपको महत्वपूर्ण, इससे आपको मार्गदर्शन हो सकता है, तो आप उसको वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको वसीयत के रद्द करने के दावे के बारे में मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और ये एक आइडियल ड्राफ्ट है जो हर प्रकार की वसीयतों पर लागू होती है। इसमें आप आपके हिसाब से अमेंडमेंट और संशोधन आप कर सकते हैं, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और उस पर लगने वाले कानून अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको उसके फैक्ट अपने हिसाब से ही लिखना होंगे। ये सिर्फ एक बतौर मार्गदर्शन और गाइडलाइन के मेरे द्वारा ये तैयार किया गया है। मेरे द्वारा जो बताया गया ये जरूरी नहीं है कि यही सब कुछ हो गया और यही अंतिम हो गया। इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप अपने वकील साहब से भी सलाह करें, आपके कानूनी विशेषज्ञ जो हैं, आपके सलाहकार हैं, उनसे सलाह लेने के बाद ही आप कोर्ट में दावा पेश करें। और ये जो ई बुक है सर, ये आपके मार्गदर्शन के लिए तैयार की गई है। वीडियो भी आपके मार्गदर्शन के लिए तैयार किया गया है। वीडियो और ई बुक को आप किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, किसी सरकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक आपके मार्गदर्शन के लिए एक तैयार किया गया एक जो है कि कानूनी
रूप से आपको ज्ञान हो सके, एक अज्ञानता दोनों लोगों की दूर हो सके, मेरी भी दूर हो सके सर। मुझे भी सीखने को मिलता है आप लोगों को बताने से। मुझे भी ला पढ़ने में आता है इस उसमें, तो मैं भी आपको जानकारी देता हूँ, तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को उससे मिलता है। तो इस प्रकार से एक मार्गदर्शन है, कोई दावा नहीं है। केस की हार जीत कोर्ट में जज साहब के द्वारा जो गुण दोषों के आधार पर फैसला दिया जाएगा उसी के आधार पर होगी। तो आज के वीडियो में सर उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और एक बात की जानकारी और दे दूं सर मैं, कि मैं ये जो वसीयत पर आपत्ति किस प्रकार से होगी, उन पे विभिन्न प्रकार की आपत्ति और विभिन्न प्रकार के दावों की ड्राफ्टिंग क्या होगी, उस पे भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा। उसकी भी मेरी सर तैयारी चल रही है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।